Very good afternoon. Today our OSHA's lecture for थर्ड डे. आज हमारा थर्ड डे है OSHA के लेक्चर का. And today's our topic is electrical safety and what OSHA has recommended regarding compliance of electrical safety at our workplace, even in construction site or at the industry process plant. What electrical safety measures we need to take. We will discuss about the 29 Code of Federal Regulations, Part 1910.302. So let's start our OSHA standards. What addresses the electrical safety? There are so many standards regarding the electrical safety. So which have to compliance as well as when we talk about electrical safety. So the fire safety is also included in that because the biggest reason for fire is electricity. यहाँ पर OSHA के हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है और साथ ही साथ नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA 70 जो इलेक्ट्रिक कोड है, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड एंड NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन 70A जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है. तो OSHA के साथ में इसको डिस्कस करते हैं. सो इन वेरी सिंपल वे वी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? बेसिकली दो डिफरेंट काइंड्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एज द टर्म क्लियर्स स्टेशनरी, रुकी हुई. जो चार्जेस होते हैं हम लोगों के, हर एक चीज़ जो बनी हुई है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर के बनी हुई है. एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो चार्ज होते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट ओनली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स उसकी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक एटम से दूसरे एटम्स में. जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. टू हैंडल द इलेक्ट्रिसिटी सेफली, हम लोगों को अगर हैंडल करना है इलेक्ट्रिसिटी को सेफली तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बिहेव करती है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. इसे कैसे अप्रोच करना है, इससे हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं, पोज हो सकते हैं, और हाउ टू कंट्रोल दिस हैजर्ड्स. तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम इंडस्ट्री में अपने हाउस होल्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं उसको हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल हमारे कपड़ों के अंदर भी चार्जेस होते हैं, और कभी समर के टाइम पे देखिए या क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो ड्राई एयर होती है, तो उसके अंदर मेटल को टच करने पे हमको एक करंट फील होता है, तो वो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है. रीज़न ये होता है कि मूवमेंट की वजह से बॉडी के ऊपर, जो क्लोथ्स के ऊपर जो चार्जेस होते हैं, हेयर्स में चार्जेस होते हैं, जो वो एक तरफ से शिफ्ट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह, पॉजिटिव नेगेटिव, और जब आपस में मेटल्स के कांटेक्ट में कोई आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस जंप करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फील होती है हम लोगों को. सो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे वायर्स के थ्रू हमारे हाउस होल्ड्स में आते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स को रन करती हैं, वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में होती हैं. सो इसको और भी थोड़ा सा डीपली समझने के लिए ओम्स लॉ को देखते हैं. ओम्स लॉ जो V इक्वल टू IR बहुत ही फेमस लॉ है, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और जिसके थ्रू ये कहा गया है कि वोल्टेज जो होती है वो करंट और रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, बराबर होती है. तो यहाँ पर एक सर्किट बताई गई है कि यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर एक सोर्स दिया गया है बैटरी का, और उसी के साथ में एक हॉट कंडक्टर है और एक न्यूट्रल कंडक्टर है, और यहाँ पर ग्राउंडिंग पॉइंट बनाया गया है, और यहाँ पर एक लोड दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिज, बल्ब या मशीन कुछ भी हो सकती है. तो इस सर्किट को इस तरीके से समझाने के लिए V इक्वल टू IR का फॉर्मूला ओम्स ने दिया कि वोल्टेज जो होती है वो करंट और रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, बराबर होती है. इसके थ्रू हम लोग किसी भी मशीन के बारे में पता कर सकते हैं कि अगर कोई 240 वोल्ट की मशीन है और कोई पीपीस को यूज़ नहीं कर रहा है और उस मशीन को प्रॉपरली ग्राउंड अर्थ नहीं किया गया है,
और उस पर करंट लीकेज करंट अगर आ जाता है, फॉल्टी करंट आ जाता है और कोई वर्कर उसको टच करता है तो उसकी डेथ क्या चांसेस क्या हैं, तो 100% डेथ के चांसेस होंगे उसके। तो इस तरीके से V = IR के फॉर्मूले को हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं उसको। सो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है, आर्क ब्लास्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड एक्सप्लोजन हो सकते हैं और फॉल फ्रॉम हाइट भी हो सकती है, क्योंकि वर्कर्स किसी ऐसा का पोल पे वर्क कर रहा है और अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगती है, जिसकी वजह से फॉल फ्रॉम हाइट भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। शॉक क्यों लगता है इलेक्ट्रिकल शॉक? जब बोथ वायर्स को हम लोग पकड़ लेते हैं और सर्किट का पार्ट बन जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल जो फ्लो होता है वो बॉडी के अंदर से जाता है, तो इस इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। या एक वायर को टच किया और एनर्जाइज सर्किट को और ग्राउंड को टच कर लिया तो भी हम पाथ बन गए सर्किट के और इलेक्ट्रिक करंट फील होता है। या फिर किसी मशीन इक्विपमेंट्स को छुआ जिसके अंदर जो एनर्जाइज थी और हमने अर्थ को छुआ तो इलेक्ट्रिक पार्ट सर्किट बन गए। तो बेसिकली जो डिफरेंसेस होते हैं, जो वोल्टेज डिफरेंसेस होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी लैंड के ऊपर ज़मीन पे अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया है तो इस वजह से हम लोग से कहा जाता है कि ये तो पैरों को शफल करके आगे बढ़िए या हुप करते हुए दोनों पैरों से कूद करके दोनों पैरों को बराबर करके रखिए, क्योंकि अगर आप एक पैर एक जगह रखेंगे दूसरा पैर एक जगह बढ़ाएंगे तो उससे क्या होता है कि एक जगह का वोल्टेज अलग है, एक जगह का वोल्टेज अलग है, तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से हम लोगों को करंट फील होगा, शॉक लगेगा। सो सेवरिटी ऑफ शॉक के बारे में बताया गया है कि शॉक बहुत ही सीवियर हो सकता है, डिपेंड करता है कि करंट फ्लो जो है वो कितना करंट फ्लो बॉडी के अंदर गया है या इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ था वो बॉडी में किस तरफ से बना है, या ड्यूरेशन कितना टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, या बॉडी की रेजिस्टिविटी हमारी कितनी है। इसके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं कि कितना नुकसान करेगा हम लोगों को। और फॉर एग्जांपल अगर वोल्टेज 120 वोल्ट का है और उस रेजिस्टिविटी 1,20,000 ओम्स की है तो करंट जो मेजर किया जाता है वो 0.01 एम्पियर का होता है, तो इससे सेंसेशन कॉज होगा। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी हमारी घटी तो करंट फ्लो बढ़ेगा एज पर द ओम्स लॉ, जैसे कि बताया गया V = IR। तो पेनफुल होगा अगर रेजिस्टिविटी और कम हो गई, भीगे हुए हैं तो रेजिस्टिविटी और कम हो जाएगी, पसीना है स्वेटिंग है तो रेजिस्टिविटी और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर 1,020 है तो 0.1 एम्पियर की होगी, तो 0.1 एम्पियर का मतलब डेथ के चांसेस 1 एम्पियर 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं और 1000 मिली एम्पियर हमारे लिए डेडली हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि बिलो 1 मिली एम्पियर तो कोई परसेप्टेबल होता है, कोई इशू नहीं है। 1 मिली एम्पियर टिंगल फेंट होता है, 5 मिली एम्पियर पे स्लाइटली शॉक लगेगा, नॉन पेनफुल होगा और इंडिविजुअल कैन लेट गो, छुड़ा सकता है। बट 6 to 25 मिली एम्पियर का अगर करंट वुमेन को लगता है तो वो पेनफुल होता है, शॉक लगेगा, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल हो जाएंगे। और 9 to 30 मिली एम्पियर मेन को अगर होता है तो फ्रीजिंग करंट माना जाएगा, दे विल नॉट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देंगे, होल्ड करके रखेगा करंट। 50 to 150 मिली एम्पियर में एक्सट्रीम पेन होगा, रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है, सीवियर मस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो सकता है और इवन पॉसिबल डेथ भी हो सकता है। अगर 1000 to 4300 मिली एम्पियर का है तो राइथमिक पंपिंग सेक्शन एक्शन होगा, हार्ट सीज हो सकता है, मस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, डेथ लाइकली होगा। और 10,000 मिली एम्पियर पे कार्डियक अरेस्ट, सेवर बर्न हो जाएगा, डेथ यानी प्रोबेबली डेथ होगी उसकी। तो ये करंट का एक लेवल बताया गया है इसके अंदर कि कितना करंट अगर पास होता है किसी वर्कर के थ्रू या ऑपरेटर के थ्रू तो उसको ये हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज के अंदर दिखाया गया है आर्क ब्लास्ट के बारे में दिखाया गया है कि आर्क ब्लास्ट एक्चुअली में होता क्या है। आर्क ब्लास्ट तब होता है जब हाई एम्पियर का जो करंट होता है वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में एयर के थ्रू जंप होता है। ये जनरली तब होता है जब किसी सर्किट को हम लोग क्लोज कर रहे होते हैं या किसी सर्किट को हम लोग ओपन कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि एक जो हमारा कंडक्टर होता है वहाँ पर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो सडनली दूसरे पे जंप करती है एयर के थ्रू, जिसकी वजह से आर्किंग होती है, चिंगारी निकलती है, ब्लास्ट होता है। और एटमॉस्फेयर में कोई एक्सप्लोसिव मिक्सचर है तो ब्लास्ट भी होता है। ये बहुत ही हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर जनरेट करता है और साथ में एक शॉक वेव भी होती है। तो बहुत ही डेडली सिचुएशन होती है, इसीलिए जब भी किसी सर्किट को क्लोज बंद करना होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की नीड होती है। एक स्पेशल
क्लोथ दिए जाते हैं, मैटिंग्स प्रोवाइड की जाती है, इवन कि खींचने के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं कि उस बंदे को दूरी से खींचा जा सके, उसको सेपरेट किया जा सके उस सिचुएशन से। फायर एंड एक्सप्लोजन की भी कंडीशन होती है। अगर ओवरहीटेड जो कंडक्टर्स या इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं जिसमें स्पार्क हुआ होता है तो आग पकड़ लेता है, जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर के कंडीशंस में देखते हैं। फायर एंड एक्सप्लोजन के केसेस बहुत होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऊपर से वर्कर्स अक्सर गिर भी जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तो एक्सपीरियंस, जब भी शॉक एक्सपीरियंस होता है तो वर्कर गिरता है। तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो एक इनडायरेक्ट या सेकेंडरी इंजरीज कॉज करता है गिराने की वजह से। नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक से तो कुछ नहीं हुआ, बट गिरने की वजह से उसको सीवियर इंजरी हो गई। उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज किए जाती हैं, ग्राउंडिंग प्रोवाइड किए जाते हैं और गार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेज जो होती हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर हम लोग के ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं, फ्यूजेस होते हैं जो कि मेल्ट हो जाते हैं, GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स यूज़ किए जाते हैं, GFCI जिसको बोलते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCD भी यूज़ की जाती है, रेजिडुअल करंट डिवाइसेस भी हम लोग यूज़ करते हैं और सर्ज प्रोटेक्टर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि एक्सेसिव वोल्टेज को डिवाइसेस से हटा देते हैं, शील्ड प्रोवाइड करते हैं। आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि आर्किंग को रोकते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, प्रोटेक्टिव रिलेज यूज़ किए जाते हैं, अनअर्थिंग ग्राउंडिंग सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, जैसा कि फ्यूज देख सकते हैं, सर्किट ब्रेकर देख सकते हैं, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स देख सकते हैं। तो जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं हमारे, जैसे घरों के अंदर हम लोग देखते हैं कि MCB मैनिचुअर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। तो MCB जो होती है मैनिचुअर सर्किट ब्रेकर होती है, वो हमारे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। वो हमको या हमारे जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनको प्रोटेक्ट नहीं करती है। अगर MCB लगी हुई है, मैनिचुअर सर्किट ब्रेकर अगर लगी हुई है और कहीं पर हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो ये स्विच तो गिर सकता है, लेकिन हाई वोल्टेज जो करंट है वो हमारी बॉडी में पास होगा जो कि सीवियर हो सकता है। तो उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस हम लोगों को यूज़ करना होता है जो कि हम लोगों को करंट से बचाए। तो उसके लिए हम लोग RCB यूज़ करते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB यूज़ करते हैं। तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। सर्किट ब्रेकर हमारे इक्विपमेंट्स को बचाती है, मैनिचुअर सर्किट ब्रेकर MCB हमारे इक्विपमेंट्स को बचाती है, RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो कि हम लोगों को करंट से भी बचाती है कि हाई वोल्टेज ऑफ करंट मोर देन 30 मिली एम्पियर का करंट हमारी बॉडी में, मिली एम्पियर का करंट उससे ज़्यादा नुकसानदेह होता है तो उससे भी कम पे वो कट करके और बचा लेती है। उसी तरीके से GFCI जो होती है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर जो होती है, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एम्प्लॉयज को बचाती है हमारे। ओवरहेड पावर लाइंस के बारे में कहा जाता है कि ऊषा रिकमेंड करता है कि अगर कहीं पर भी ओवरहेड पावर लाइन से वहां पर काम करना है तो 10 फीट्स की डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके चारों तरफ, ऊपर नीचे, साइड में और नीचे। और 10 फीट का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 3.05 मीटर्स होना चाहिए पावर लाइन पे। और अगर ये सिर्फ 50,000 वोल्ट्स तक की लाइन के बारे में बताया गया है, क्लियरेंस के बारे में। अगर उसके बाद भी वहाँ पर एवरी 50,000 के वोल्ट्स के ऊपर 4 इंचेस यानी 10 सेंटीमीटर को एडिशनली हम 50,000 के बाद 10,000 वोल्ट्स का अगर इंक्रीमेंट होता है उस लाइन के अंदर तो हम 4 इंचेस को इंक्रीज कर देते हैं उस 10 फीट में। तो इससे डिस्टेंस हमारी थोड़ा सा बढ़ती चली जाएगी। ग्राउंडिंग का होना, सिस्टम्स को सेफ रखना, सिस्टम के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट या फॉल्टी करंट आने पे हमारी बॉडीज को हमारे करंट से बचाने के लिए हम लोग को ग्राउंडिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो प्रॉपर इंश्योर, ओशा कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ग्राउंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इमेज के अंदर दिखाया गया है कि एक शॉर्ट सर्किट हुई है ड्रिल के अंदर, तो यहाँ पर ग्राउंडिंग्स प्रोवाइड की गई हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर इसको करंट नहीं हो लग रहा है। और यहाँ पर ग्राउंडिंग नहीं प्रोवाइड की गई है तो यहाँ पर करंट फील हो रहा है इसको, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट वे लेता है या जिसकी रेजिस्टिविटी जहाँ से जिस चीज़ की कम मिलती है वहाँ से वो ग्राउंड में जाने की कोशिश करता है। तो घरों के अंदर हम देखते हैं कि 3 प्लग्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी इक्विपमेंट्स के, लेकिन जो मेन पिन होता है, जो थर्ड प्लग होता है,
उसके लिए हमारे यहाँ जो वायरिंग कराई जाती है घरों के अंदर, हाउस होल्ड्स के अंदर, तो उसमें हम लोग ग्राउंडिंग का सिस्टम नहीं रखते हैं, जबकि वो 3 प्लग के लिए भी एक वायर खींचा जाता है और एक पिट बना करके हमारे घरों के अंदर भी उसके लिए ग्राउंडिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी फॉल्ट, इलेक्ट्रिक फॉल्ट अगर होती है या कहीं लीकेज ऑफ करंट होता है तो किसी इक्विपमेंट्स में ना रहे, फ्रिज कूलर एसी में ना रहे, और वो जा करके और उस ग्राउंड के अंदर उतर जाए ताकि लोग सेफ रहें। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। फिर गार्ड प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है, ओशा रिकमेंड करता है कि 50 वोल्ट से ज़्यादा की कोई भी इक्विपमेंट्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो ओशा की रिकमेंडेशंस होती है कि उसको प्रॉपर तरीके से गार्ड किया जाए, ताकि लोगों को कांटेक्ट में आने से बचाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल कि ट्रांसफार्मर लगाया है तो उसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है, एक क्लियरेंस लिया है कि मिनिमम 2.5 मीटर 8 फीट की हाइट होनी चाहिए, 50 से 300 वोल्ट्स तक के अगर कोई सिस्टम है तो उसकी डिस्टेंस। फिर मिनिमम 2.6 मीटर या हाफ एंड 55 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना होगा अगर 300 है या 300 से ज़्यादा 600 तक की वोल्ट्स का कोई इक्विपमेंट्स है तो गार्ड सिस्टम या सेपरेशंस होना इम्पॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमारे पीपीईज होते हैं। तो पीपीईज में इंसुलेटिंग ग्लव्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाते हैं, इंसुलेटिंग टूल्स होते हैं जो कि लाइव कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आकर हमारी हमको सेफ रखते हैं। आईज एंड फेस प्रोटेक्शंस के लिए हम लोग गॉगल, स्पेक्टिकल, फुल फेस शील्ड यूज करते हैं। फ्लेम रेजिस्टेंस क्लॉथिंग्स को होता है जो कि आर्क फ्लश प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। आर्क रेटेड क्लोथिंग्स होती हैं जो कि आर्क फ्लश प्रोटेक्शन करती हैं। फुटवेयर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कोई बूट शॉक प्रिवेंशन होता है। हेड प्रोटेक्शंस होता है जो कि हेड डिजाइनेटेड होते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स को पास होने से रोकने के लिए। ईयर प्रोटेक्शंस हाई नॉइस को इन्वायरमेंट के अंदर उससे कानों को, ईयर ड्रम को बचाते हैं। तो पीपीज में जैसे ग्लव देख सकते हैं, सेफ्टी बूट्स देख सकते हैं, या फैराडे इंसुलेशन केज भी होता है जो कि इक्विपमेंट्स सारे इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एम्प्लॉइज को सेफ रखता है। इसमें पीपीज में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने फुल फेस शील्ड और हेलमेट और ग्लव्स को ले रखा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स के पास में ये वर्क कर रहे हैं। और ये अनसेफ एक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, जो कि ये सेफ एक्ट है एंड ये अनसेफ एक्ट है। लॉकआउट टैग आउट के बारे में बताया जाता है कि कोई भी एनर्जी सोर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही है, अब वो एनर्जी थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, तो उसके लिए लॉकआउट टैग आउट को फॉलो किया जाना चाहिए। उसके लिए ओशा रिकमेंड करता है। और लॉकआउट टैग आउट जो होता है वो रिस्क को यानी रिस्क के लेवल को कम कर देता है। तो इस तरीके से ओशा का रिक्वायरमेंट्स है कि 29 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस 1910-147 में आउटलाइंस किया गया है कि किस तरीके से लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने चाहिए वर्क प्लेसेस के ऊपर। ये लीगल रिक्वायरमेंट है। पहली चीज तो बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लोटो क्या है, प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम एनर्जी रिलेटेड हैजर्ड्स, जितने भी एनर्जी रिलेटेड हैजर्ड्स हैं उससे एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करता है। एक्सीडेंट्स के रेट को रिड्यूस कर देता है। वर्क प्लेस सेफ्टी के कल्चर्स को इम्प्रूव करता है। तो जो ऑपरेटर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, चूंकि उनका मोरल बूस्ट हो जाता है अगर वो फील्ड सेफ करते हैं। एम्प्लॉयर्स के रिलायबिलिटीज को कम कर देता है, चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर द लॉ देखा जाता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेफ वर्क प्लेस टू द एम्प्लॉय। तो लाइबिलिटीज को भी कम कर देता है। देन उसके बाद हजार्डस एनर्जी के बारे में जो बात किया था कि लूटो फॉलो किया जाता है, तो वो हजार्डस एनर्जी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है जो जनरेटेड है या स्टैटिक है, मैकेनिकल हो सकती है जो कि ट्रांजिशनल या रोटेशनल हो सकती है, थर्मल हो सकती है जो मशीन की भी हीट हो सकती है, इक्विपमेंट्स की भी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन की भी हो सकती है, एंड पोटेंशियल में हाई प्रेशर, हाई हाइड्रोलिक प्रेशर, पेनोमेटिक प्रेशर, वैक्यूम, स्प्रिंग ग्रेविटी प्रेशर्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, इन पे हम लोगों को लॉकआउट टैग आउट को फॉलो करना पड़ता है। लॉक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लग लॉक्स होते हैं, बॉल वॉल लॉक होते हैं, गेट वॉल लॉक होते हैं, ग्रुप लॉक्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉक्स होते हैं, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक लॉक्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के लॉक्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। लॉकआउट का प्रोसीजर, अच्छा लॉकआउट टैग आउट में क्या होता है कि सबसे अच्छा तरीका जो बताया जाता है कि भाई एक लॉक होती है, एक चाबी होती है, रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उस चाबी लॉक को ले जाइए और उस मशीन के ऊपर लॉक लगा दीजिए ताकि कोई वहां से उसको ऑन ना कर सके। कुछ रूल्स रेगुलेशंस उसकी पॉलिसीज बताए जाते हैं कि जिसने लॉक लगाया है, ऑथराइजेशन लॉक है, वही उस लॉक को खोलेगा, किसी दूसरे को की दे करके खुलवा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स के रेट को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मशीन पे दो लोगों ने लॉक लगाया और उन्होंने लॉक के लिए परमिशन दे दी कि भाई हम इस काम को फिनिश कर लेंगे और फिनिश करने के बाद आप लॉक को खोल दीजिएगा। तो कभी ऐसा होता है कि वो वर्कर्स वहाँ पर पहुँचा और उसने कहा था 5 मिनट्स के बाद लॉक को खोल दीजिएगा। तो जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर उसने लॉक को खोल दिया और वो बंदा जिसने कहा था खोलने के लिए वो अभी भी वहाँ पर बिजी था, तो अभी काम उसका फिनिश नहीं हुआ था। तो जब उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया तो इसकी वजह से एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो इस वजह से कैसे कभी भी ऐसा होता है कि जिसने रजिस्टर को मेंटेन किया है, जिसने लॉक को इशू कराया है, उसके पास सिंगल की होगी, वो अपने पास लेके जाएगा, खुद लॉक लगाएगा, खुद टैग लगाएगा, काम को फिनिश करेगा, लौट के आएगा, रजिस्टर को फिर से मेंटेन करेगा, इंक्रीज करेगा, उसके बाद लॉक को हटाएगा। इस तरीके से अगर एक ही मशीन के ऊपर 4 लोगों को काम करना है तो वो 4 अपने अपने लॉकआउट को टैग आउट को फॉलो करेंगे। फिर उसका स्टेप्स इसीलिए बताया जाता है कि लॉकआउट का प्रोसीजर होता है कि उसके लिए प्रिपरेशन होती है, शटडाउन लिया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, फिर लॉक एंड टैग आउट किया जाता है, देन वेरिफिकेशन होता है कि कोई एनर्जी अभी तक रिलीज तो नहीं हो रही है, फिर वर्क कंप्लीशन होता है, फिर उसको रिस्टोरेशन फिर से उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो लॉकआउट प्रोसीजर प्रिपरेशन में ऑथोराइज पर्सनल होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि एनर्जी का सोर्स क्या है, आइसोलेट हुआ कि नहीं हुआ, देन शटडाउन लिया जाता है, फिर आइसोलेशन को चेक किया जाता है, फिर लॉक लगाया जाता है, फिर टैग लगाया जाता है, देन फिर वेरिफिकेशन होता है कि वो सेफ है, वो वर्क प्लेस सेफ हो गया है काम करने के लिए, क्योंकि वो मशीन भी हो सकती है, वो पाइपलाइन भी हो सकता है, वो कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट का सर्किट का पोल भी हो सकता है। तो उसको जब वेरीफाई कर लेते हैं देन वर्क कंप्लीशन किया जाता है, देन रिस्टोर किया जाता है। तो स्पेशल सिचुएशन होती हैं बहुत से ऐसी, जैसे लंबे समय तक के कोई वन शिफ्ट चलनी है तो सर्विसिंग लास्टिंग लॉन्गर देन वन शिफ्ट, एक शिफ्ट से ज़्यादा काम करना है, तो उसमें भी वही चीज़ होती है कि वो बंदा लॉकआउट टैग आउट को फॉलो करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं सर्विसेज मेंटेनेंस को आपके वर्क प्लेसेस के ऊपर, वर्कर्स जो अप्लाई कर रहे हैं लॉक वो अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से बहुत सी कुछ स्पेशल कंडीशन भी आती हैं। लेकिन सारी कंडीशंस में यही कहा जाता है कि लॉकआउट को जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है। और रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की और भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और एटम्स जो होते हैं वो उनके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो एक एटम्स दूसरे एटम्स के साथ में खिंचाव के साथ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन खींच के रखते हैं। तो क्या वो एटम स्विच करता है या इलेक्ट्रॉन स्विच करते हैं? अगर एक रॉड देखी जाती है, रॉड मेटल्स की होती है जिसके अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो गुड कंडक्टर कहा जाता है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसको बैड कंडक्टर कहा जाता है। तो प्लास्टिक है, रबर है, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और जो मेटल्स होते हैं, गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है या एल्युमिनियम है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो बाहर के जो जो जितने भी एटम्स के न्यूक्लियस के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा फोर्सफुली उनको बाउंड करके रखते हैं। लेकिन जो ऑर्बिट कक्षाएं दूर की होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दूरी पर होते हैं तो उसके ऊपर उसका फोर्स कम होता है और वो स्विच कर जाते हैं, तो एक दूसरे को खींचते हैं। तो एटम्स अपनी जगह पर ही रहते हैं लेकिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्विच करते हैं और इसी फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये आज का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए फिर वीडियोस और अदर्स डिफरेंट अपलोड कर दी जाती हैं जिसको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।